आज हम लोग पढ़ेंगे संरचनात्मक फीचर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। माने ट्रांसमिशन लाइन की बेटा जो संरचना करते हैं उसमें क्या गुण होते हैं, कौन कौन पार्ट्स लगते हैं, हम लोग इसको देखेंगे। तो ट्रांसमिशन लाइन तो आप लोग देख ही रहे हैं कि जनन भाई ट्रांसमिशन लाइन है क्या, जिसको हम लोग पारेषण लाइन कहेंगे। वो दो प्रकार की है। या तो हम लोग जो है ओवरहेड लाइन ले आते हैं खम्भों और टावर के माध्यम से, नेकेट वायर लेके आते हैं और उस नेकेट वायर को हम लोग बेयर वायर कहेंगे, नंगा तार कहेंगे, जो कि सामान्यतः हम लोग एल्युमिनियम का कर रहे हैं। वो भी कैसा, स्ट्रैंडेड वायर, जिसमें बलित होते हैं, ऐंठे हुए होते हैं। और बीच में जो है हम लोग स्टील का तार उसमें डाल देते हैं। सेंटर में कोर के रूप में स्टील वायर डालते हैं, GI स्टील वायर डालेंगे। जी का गैल्वेनाइज्ड यानी जिंक की परत चढ़ी रहेगी। उसके ऊपर हम लोग एल्युमिनियम तारों को, जैसे रस्सा भरा जाता है, रस्सियों को मिलाकर मोटा रस्सा बनाया जाता है, वैसे जब कर देंगे तो उसी को कहेंगे स्ट्रैंडेड वायर, वो होता है। और जो भूमिगत हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं उसमें जो है केबल, तो उसमें इंसुलेशन रहता है, वो नंगा तार नहीं होता। तो हम लोगों की जो लाइन बनती है वो दो प्रकार की है, एक अंडरग्राउंड वाली है और एक ओवरहेड वाली है, जो कि हम लोगों के टावर से, पोल से होकर आती है। ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है। तो हम लोगों की लाइन में आपने पढ़ा कि क्या क्या बेसिक चीज़ें चाहिए। तो वो बेसिक चीज़ें आपने कहा कि एक तो जो है सपोर्ट चाहिए। क्या चाहिए? आलंब या सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट यानी आलंब चाहिए। ये आलंब बेटा हम लोगों के पोल होते हैं और टावर होते हैं। क्या होते हैं? टावर है और पोल हैं। अब इनको भी हम लोग पढ़े कि भाई टावर जो है वो 66 kV से ऊपर की ट्रांसमिशन के लिए हम लोग टावर का प्रयोग करेंगे, और उसके नीचे हम लोग पोल का प्रयोग करते हैं जनरली। और पोल भी हमारे जो है इस्पात के, ट्यूबलर भी हो सकते हैं, I क्रॉस सेक्शन के हो सकते हैं, T क्रॉस सेक्शन के हो सकते हैं, माने वो सॉलिड वाले। और ट्यूबलर वाले जो होते हैं वो खोखले बेलनाकार पाइप के रूप में होते हैं। और एक हम लोगों ने पढ़ा कि इसके अलावा जो है सीमेंट के भी RCC पोल होते हैं, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। कौन कौन होते हैं? RCC पोल होते हैं। तो इसका भी हम लोग खूब प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें जल्दी जंग वगैरह लगने की संभावना नहीं होती है, लाइफ भी इसकी अच्छी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि RCC का मतलब हो गया रेनफोर्स्ड, सी से हो गया सीमेंट, सीमेंट बेटा, और फिर हो गया कंक्रीट। चलिए कंक्रीट। तो ये सीमेंट कंक्रीट का जब पोल हम लोग लेते हैं तो इसमें जो है रेनफोर्स्ड के रूप में हम लोग जो है सरिया वगैरह डाल देते हैं। देखेंगे पोल अगर टूट जाता है RCC वाला, सीमेंट वाला, तो अंदर जो है लोहे के तार वगैरह आपको दिखते हैं। जैसे हम लोग छत डालते हैं तो छत में क्या करते हैं, कहते हैं ना कि RCC का छत पड़ रहा है। भाई ब्रिक वाला नहीं छत हम डाल रहे हैं, RCC। तो पहले जो है हम लोग क्या करते हैं कि एक जो है बेटा ऐसे सरिया का तमाम जो है वो जाल पूरे छत पर बिछाते हैं, ऐसे ऐसे सरिया बिछाते हैं, और फिर जो है जगह जगह इन्हें धागे उससे जो है बांध देते हैं, ताकि ये जो है दूरी मेंटेन रहे, खिसकने ना पाए। तो फिर माइल्ड स्टील का ही तार लेकर उसे बांध देते हैं
और फिर जो है जो हमारा प्लेटफार्म यानी शटरिंग रहती है उससे थोड़ा सा उठा देते हैं, कम से कम जो है 1.25 इंची उठा देते हैं, ठीक है ना। ऊपर उठा देंगे और पूरा जो स्लैब डालते हैं बेटा, इस छत की मोटाई कम से कम 5 इंच रखना चाहिए। कितना रखना चाहिए? हाँ 5 इंच रखिए, लेकिन लोग जो है 4.5 रख देते हैं। स्टैंडर्ड जो है 5 इंच से कम नहीं रखना चाहिए, 5 इंच रखेंगे तो मजबूत ज़्यादा रहेगा। तो ये कर देंगे। तो अब क्या है कि इसके ऊपर अब जब सीमेंट का और कंक्रीट का घोल आएगा बेटा, तो ये जो है सरिया आपकी अंदर हो जाएगी और नीचे भी मसाला आ जाएगा और ऊपर भी 2-3 इंची मसाला आ जाएगा। तो ये जो है अब हो गया आरसीसी, रेनफोर्स्ड हो गया। हम लोगों ने इसमें क्या डाल दिया, ये माइल्ड स्टील की छड़ डाल दिया। कल आप लोगों ने बात किया था कि माइल्ड स्टील क्या है। जब लोहे में बेटा कार्बन की मात्रा, हाँ Fe और प्लस कार्बन, और कार्बन कितना रहेगा 0.25% से 0.45% तक कार्बन मिला देंगे तो यही बन जाएगा माइल्ड स्टील या MS बन जाएगा। तो इसी की सरिया वगैरह हम लोग प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने देखा कि दरवाज़ा है, जंगला है, खिड़की है और अलमारी है, तो ये सब, और जितना छत में सरिया 2 सूत 4 सूत ये आप लोग डालते हैं वो सब है। तो ट्रैक्टर की ट्राली है, बस की बॉडी है, जितने नट बोल्ट वाशर हैं ये सब जो है माइल्ड स्टील के हैं। शुद्ध लोहे का हम लोग प्रयोग करते नहीं हैं, क्योंकि शुद्ध लोहा आप लोगों को बताया गया था कि वो राट आयरन है। राट आयरन बेटा शुद्ध लोहा है ना। हाँ, सबसे शुद्ध लोहा जो है राट आयरन यानी पिटवा लोहा। तो पिटवा लोहा में जो है में 99.9% जो है Fe होता है, अशुद्धियाँ बहुत कम है। Fe यानी लोहा, तो इसलिए हम लोग जो है राट आयरन को सबसे शुद्ध लोहा कहते हैं। पूछता है कभी कभी, और इसका गलनांक 1535 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 1535 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कास्ट आयरन का 1200 है। कास्ट आयरन का कितना है? हाँ, कास्ट आयरन का जो है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो कास्ट आयरन नाम है यानी ढाल कर बनाने वाला, जिससे हम लोग चारा काटने, कास्ट आयरन भी देख लीजिए, जिससे हम लोग चारा काटने वाली मशीन का गोल वाला चक्का बनाते हैं बेटा, जिसमें गड़ासा फिट करते हैं, वो हमारा कास्ट आयरन है। जो हैंडपम्प पुराना वाला लेते हैं जिसका सिलेंडर जो है हरा पीला लाल थोड़ा मिलता है और हैंडल वैसे ही मिलता है, वो ही कास्ट आयरन, वो ढाल कर बनाया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा और आप जो है हैंडपम्प में प्रयोग करेंगे ऐसे, तो आप देख रहे हैं चारा काटने वाली मशीन में करेंगे, और इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अधिक होती है। यानी इसमें अब देखिए ना, आपके हैंडपम्प में पानी भरा रहता है लेकिन जंग नहीं लगता, अंदर का पोर्शन रेडिश हो जाएगा, लेकिन कास्ट आयरन में जंग नहीं लगता है, लोहा जो है आपका खुदर कर गिरेगा नहीं। बहुत पूछता है, तो इसका जो है कास्ट आयरन का ही हम लोग इंजन के सिलेंडर पिस्टन बनाते हैं। इंजन के, ट्रक के, ट्रैक्टर के जो इंजन होते हैं उनके जो है बेटा बहुत पूछता है, सिलेंडर, पिस्टन और पिस्टन रिंग इसी के बनाए जाते हैं। पिस्टन रिंग ये सब जो है इंजन में, हाँ बेटा, कास्ट आयरन के बनाते हैं। ढलवे लोहे को इसे क्या कहेंगे? ढलवा लोहा, ठीक है ना। तो कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, तो ये भी बहुत पूछता है। और फिर जो है इसका प्रयोग तो आपने अपने घर में भी देखा, बकिया इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। यानी ऐसे खम्भे लगाते हैं हम लोग, ऐसे खम्भे लगाते हैं और ऊपर से पुल का पूरा वजन जो है ये बियर करता है, ऊपर से ट्रेन जा रही है, नीचे जो है नदी बह रही है, उस नदी में हम लोग जो है ढलवे लोहे के, देखते होंगे रेलवे के पुल वगैरह में जो खम्भे लगाते हैं वो कास्ट आयरन के लगाते हैं। तो क्योंकि जंग लगेगा नहीं, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी है, माने दबाव में बहुत मजबूत है, नीचे से ज़मीन का दाब, ऊपर से पुल का और ट्रेन का दाब।
तो बहुत मजबूत होता है, लेकिन खिंचाव में बहुत कमज़ोर है। अभी इसका चैन हुक जंजीर बना दे, जानवर को बांध दें, तो जैसे ही खींचेगा जानवर वैसे ही खट दे टूट जाएगा। तो इसलिए ढलवे लोहे में एक क्वालिटी जो आप लोगों को बताते हैं कि वो ये है कि माने झुकेगा नहीं, भले टूट जाएगा। अब आपने ढाल कर अगर बना दिया बेटा, अपने हैंडपम्प का हैंडल उसने ऐसे बना दिया कि भाई अब ये है हैंडल और ऐसे पकड़ कर आपको चलाना है, ऊपर नीचे करना है। अब आप सोचें कि ये ज़्यादा ऐसे है, थोड़ा इसको हथौड़ा मार के सीधा कर दें, तो सीधा नहीं होना, टूट जाएगा। ज़्यादा हैमर मारेंगे वहीं से क्रैक हो जाएगा, छटक जाएगा, यानी भंगुर होता है। चोट पड़ने पर चूर चूर हो जाना क्या कहलाता है? भंगुर, ब्रिटिल कहलाता है, ब्रिटिल कहलाता है बेटा। भंगुर माने टूट जाना चोट पड़ने। तो ये ब्रिटिल भी है, जंग भी नहीं लगता है। तो इसके जो है हम लोग जो है बेटा पिलर भी बनाते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इसमें जंग भी नहीं लगता है। और इसका जो है मशीनों का बेड बनाते हैं, मशीन के बेड भी बनाए जाते हैं। जैसे हम लोगों का बेड है ना, तो भाई स्ट्रेट होना चाहिए। डॉक्टर बोलते हैं कि तखत पर लेटना है, कमर में पेन हो रही है, बैक पेन हो रहा है, तो अगर लपकना नहीं चाहिए बेड। वैसे ही हम लोग लेथ मशीन है, कोई भी मशीन है बेटा, इधर भी पार्ट्स इधर भी पार्ट्स, बीच में भी पार्ट्स आरोपित कर देते हैं। तो अब वो थोड़ा भी लपक जाएगा तो क्या होगा, एक पार्ट्स ऊपर हो जाएगा, एक नीचे होगा। कल को आप मशीन जब चलाना शुरू करेंगे तो मैचिंग नहीं होगी, चलेगा ही नहीं। इसलिए अगर एक बार आपने ढाल दिया तो फिर सैकड़ों साल तक उसी पोजीशन में ये बना रहता है। इसलिए बेड भी जो है मशीनों के इसी के बनाए जाते हैं। ये बहुत पूछता है। तो फिलहाल तो सबसे शुद्ध लोहा ये है, लेकिन इसमें भी जो है हम लोग जो है वो क्वालिटी नहीं है जो कि चाहिए। इसलिए हम लोग जो है शुद्ध लोहे का बेटा या प्योर आयरन यही है, तो प्योर आयरन का हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, अब इससे जो है स्टील बनाते हैं, इस्पात बनाते हैं। तो जब इसी लोहे में बेटा हम लोग जो है 0.25% से 0.45% कार्बन मिला देते हैं, तो यही बन जाता है कौन सा इस्पात? माइल्ड स्टील। इसको कहेंगे शार्ट में MS, और हिंदी में कहेंगे मृदु इस्पात। क्या कहेंगे? मृदु इस्पात कहते हैं, ठीक है ना भैया। तो इसी मृदु इस्पात का जो है हम लोग जो है नट बोल्ट वाशर और जंगला बनाते हैं, खिड़की बनाते हैं, इसकी प्लेट से दरवाज़ा वगैरह बनाते हैं, और फिर ट्रैक्टर की ट्रॉली, बस की ट्रॉली और ये सब सारी चीज़ें, बॉडी जो भी है वो बनाते हैं। संदूक है, बक्सा है, अलमारी है जो घरों में लाल पीली हरी हम लोग खरीद के ले आते हैं, सब माइल्ड स्टील। तो क्योंकि इसमें जब हम लोग कार्बन मिलाते हैं तो हमारे जो है लोहे की और ताकत बढ़ जाती है, और कठोर हो जाता है और मजबूत हो जाता है, बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसलिए जो है शुद्ध लोहे का प्रयोग न करके अब उसके जगह पर हम लोग हमेशा माइल्ड स्टील का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा कि मीडियम कार्बन भी स्टील होता है, ठीक है ना, जिसमें कार्बन की मात्रा 0.45% से 0.8% तक होगी। तो ये हो गया माइल्ड स्टील। दूसरा हो गया मीडियम, मीडियम कार्बन स्टील। चलिए, मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन जो होगा बेटा वो 4-5% से 0.8% होगा। और फिर अगला हो जाएगा आपका हाई कार्बन स्टील। क्या हो जाएगा? हाई कार्बन स्टील, ठीक है। हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 0.8% से 1.5% तक होती है। ये कार्बन जैसे जैसे मिलाते जाते हैं वैसे वैसे कठोरता बढ़ती जाती है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट घटने लगता है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है घट जाएगा। तो जनरली हमारे जो है स्टील का मेल्टिंग पॉइंट बेटा जो है वो 1100 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, घट जाएगा। तो ज़्यादा इसलिए नहीं मिलाते हैं कि जब हम लोग कटिंग क्रिया करते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। आप थोड़ा सा रगड़िए ना अपने हथेली, देखिए गर्म हो जाएगी। तो काटने की प्रक्रिया वही है कि हम लोग
देखिए ना, हेक्सा चलाते हैं आगे पीछे तो उसके दांते खरोच मारते हैं, स्क्रैच मारते हैं तो हमारी धातु जो है वहीं से हाँ बुरादे के रूप में कटती रहती है बेटा। तो इस तरह से जो हार्ड होगा वो खरोच मारेगा, जो मुलायम पड़ेगा उस पर स्क्रैच बनेगा, खरोच बनेगा। तो काटने की प्रक्रिया यही है। तो जब बार बार आप रगड़ मारते हैं, ऐसे ही रेती से आप कटिंग क्रिया करते हैं तो धातु की सतह आप देखते हैं कि वाइट सफ़ेद हो जाती है और ऊपर से जो है गंदगी या फिर जो थोड़ा सा मटेरियल है वो बुरादे के रूप में हट जाता है। तो हम लोग अपना गड़ासा है, खुरपी है, उससे रेती से तेज कर लेते हैं। तो वो भी कटिंग टूल है, हमारी फाइल अथवा रेती भी कटिंग टूल है। तो हाई कार्बन स्टील के ही कटिंग टूल बनाए जाते हैं। कौन से? हाँ, कटिंग टूल बनाए जाते हैं। कटिंग टूल में आपका छेनी है, क्या छेनी है, रेती है, ड्रिल है, हाँ भैया, ड्रिल है, डाई है, टेप है, डाई है, टेप है, डाई टेप से चूड़ी काटते हैं, ठीक है ना, ये सब हैं। तो ये सब कटिंग टूल इसलिए इसके बनाए जाते हैं, ये सब औजार काटने वाले बनाए जाते हैं, इसलिए इसे जो है हम लोग धातु काट आरी की ब्लेड भी बनाते हैं, आरी ब्लेड भी बनाते हैं, या हेक्सा ब्लेड कहेंगे, हेक्सा हाँ ब्लेड, जिससे हम लोग लोहा वगैरह काटते हैं, धातु काटते हैं, तो उसकी ब्लेड भी बनाई जाती है इसी हाई कार्बन स्टील की। इसलिए इसे जो है हम लोग कटिंग टूल इसी हाई कार्बन स्टील से बनाते हैं, इसलिए इसे हम लोग टूल स्टील भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? टूल स्टील भी नाम देते हैं, हाई कार्बन स्टील। तो ये जो माइल्ड स्टील है इसका धुरा, मोटर में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? धुरा, साफ्ट। तो साफ्ट जो है आपका जो है इसी माइल्ड स्टील का बनाते हैं। अभी बात हो रही थी कि हर मोटर में, जनरेटर में, डीजल इंजन में, हर जगह जो धुरा है वो माइल्ड स्टील का। घरों में हम लोग भी जो साफ्ट लगाते हैं बेटा, हाँ, चारा काटने के लिए, चक्की चलाने के लिए, गन्ना डीजल इंजन से भी चलाते हैं, मोटर से भी चलाते हैं। तो मोटर में भी जो धुरा लगा रहता है जिस पर हम लोग पुली चढ़ाते हैं, वो पुली जो है ढलवा लोहा। पुली क्या है? कास्ट आयरन। देखेंगे तो लगेगा कि वो जो है कुछ अजीब टाइप का, लोग बिलायती मिट्टी, कांती मिट्टी कहते हैं, लेकिन अब यहाँ रेती मारी है ना तो देखिए एकदम जो है चांदी जैसा सफ़ेद चमकने लगेगा, तब लगेगा कि लोहा है। तो वो जो पुली जिस पर हम लोग चढ़ाते हैं वो धुरा भी माइल्ड स्टील का। तो अभी आपके यूपी पीसीएल में एक क्वेश्चन पूछा था कि साफ्ट काहे से बनाते हैं, तो लड़कों ने लिख दिया एमएस विकल्प था, तो इसको उन लोगों ने नहीं माना और कहा ये कार्बन स्टील के होते हैं। कौन से स्टील बोला? कार्बन स्टील के बने होते हैं, कार्बन स्टील के बने होते हैं। इसको जो है उन लोगों ने सही माना। अरे भाई, कार्बन तो सब में मिला है, इसमें भी मिला है, इसमें भी मिला है, हाँ, इसमें भी मिला है, तो सभी तो कार्बन स्टील है। कार्बन मिलाने से, लोहे में कार्बन मिलाने से इस्पात का निर्माण होता है। अब जितना कार्बन जैसे मिलाते जाएंगे बेटा, कठोरता बढ़ती जाएगी। उसके बाद जो है इसमें और एक्सेस मटेरियल अलग से मिलाएंगे, जैसे निकल मिला दिया इसी स्टील में तो हो जाएगा वो निकल स्टील। क्रोमियम मिला देंगे तो जो धातु अलग से बेटा स्टील में आवश्यक गुण या अपने हिसाब से गुण उत्पन्न करने के लिए हम लोग अलग से धातुएं मिलाते हैं, तो जो धातु मिलाते हैं उसी के नाम पर उस इस्पात का नामकरण कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का वो, अगर निकल मिला दिया तो निकल स्टील हो गया, क्रोमियम मिला दिया तो क्रोमियम स्टील हो गया, कोबाल्ट मिला दिया तो कोबाल्ट स्टील कहेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का जो है हम लोग जो है आरसीसी पोल भी बनाएंगे, तो उसमें बीच में जो है हम लोग जो है सरिया वगैरह डाल देंगे, और किसकी डालेंगे? माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील भी आप लोगों ने देख लिया, कास्ट आयरन भी देख लिया, और वास्तव में जो लोहा है उसका प्रयोग जो है साधारण वाला जो आपने बात किया राट आयरन, तो उसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग जो चारों तरफ देखते हैं वो कौन सा है? माइल्ड स्टील है। तो माइल्ड स्टील में सभी अच्छे गुण हैं, आपके लोहे से सारे अच्छे गुण जो है बेटा विद्यमान है, और कीमत में भी सस्ता है, इसलिए हर जगह अब जो है
शुद्ध लोहे का प्रयोग न करके माइल्ड स्टील का ही दैनिक जीवन में हर जगह प्रयोग होता है। उसी की पाइप बनती है, ऊपर से जिंक की परत चढ़ा देते हैं। तो हम लोग जो घरों में ले आते हैं पाइप टाटा की या अन्य की, नलकारी में, लेटरिन बाथरूम किचन में ले जाने के लिए, वो सब जो है इसी का है, ठीक है ना। केवल ऊपर से जिंक की परत चढ़ी है, बकिया बनी है वो पाइप माइल्ड स्टील की, वही परत उतर जाती है तो जंग लगने लगेगा। तो ऐसे ही हमारा जो है पोल भी आरसीसी वगैरह के बनाएंगे। तो एक तो जो है जो फीचर्स है उसमें पोल ज़रूरी है। पोल और टावर क्या करेगा, हमारे जो कंडक्टर है बेटा, बेयर वायर जो एल्युमिनियम का उसको ज़मीन के समांतर यानी क्षैतिज धारण करेगा, ठीक है ना। तो सपोर्ट या आलम जिसे हम लोग टावर या पोल कहेंगे, इसका मुख्य कार्य क्या है, लाइन कंडक्टर को क्षैतिज अवस्था में सपोर्ट देना, धारण करना, ठीक है ना। दूसर का फीचर्स आपका क्या है, दूसर का आप जो है इंसुलेटर लगाएंगे, क्रॉस आर्म लगाएंगे। तो दूसर का है क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म को कहेंगे आड़ी भुजा, क्या कहेंगे, आड़ी भुजा कहेंगे बेटा, या कैंची भुजा कहेंगे। तीसर का आपका इंसुलेटर आ जाएगा, विद्युत रोधक, क्या आ जाएगा, विद्युत रोधक या इंसुलेटर। इंसुलेटर के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, पोर्सलिन का। चलिए पोर्सलिन लिख लीजिएगा, पोर्सलिन है, ग्लास है बेटा, ग्लास है, और माइका लिख लें, माइका को अभ्रक कहते हैं आदि। तो ये पोर्सलिन का हम लोग जैसे बनाएंगे, ग्लास का बनाएंगे, तो इंसुलेटर का भी बहुत प्रयोग है। न इंसुलेटर लगाएं तो करंट जो है सप्लाई नहीं हो पाएगी। अगर हम लोग बेटा केबल ज़मीन के अंदर डालेंगे और ऊपर से केबल के ऊपर अगर इंसुलेटर न चढ़ाएं तो क्या होगा, सारी करंट जो अर्थ होने लगेगी और पृथ्वी में उतरने लगेगी। तो इसलिए इंसुलेटर का बड़ा महत्व है। और आपका इंसुलेटर यानी कुचालक जो है, जब आप ओवरहेड लाइन ले आ रहे हैं टावर से और खंभे से, तो उसमें भी इंसुलेटर नहीं लगाएंगे तो सारा करंट जो है आपके पोल में उतरने लगेगा, सबको करंट मारने लगेगा और ज़मीन में जाने लगेगा। इसलिए केवल तार में ही हमारी सप्लाई बनी रहे तो हमें सपोर्ट में जो है इंसुलेटर लगाना पड़ता है, और वो भी हैवी इंसुलेटर अच्छे वाले लगाने पड़ेंगे कि ताकि तार उसको आंधी तूफान आवे तो झोल मारे तो वो जो है टूटने ना पावे, क्रैक ना होने पावे, ठीक है ना। तो ये इनका इंसुलेटर का बड़ा उपयोगिता है, विद्युत को जो है ट्रांसमिट करने में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पारेषित करने में। तो इनको हम लोग इंसुलेटर का भी प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो है कंडक्टर हो जाएगा, कंडक्टर, कंडक्टर को हम लोग चालक तार कहेंगे, क्या कहेंगे, चालक तार बेटा। और हम लोग ज़्यादातर जो है ACSR कंडक्टर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ACSR यानी एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कंडक्टर, स्टील रेनफोर्स्ड, कंडक्टर, स्टील रेनफोर्स्ड, ठीक है ना, ऐसे हो गए। तो हम लोग क्या करते हैं कि बीच में जो है बेटा ऐसे एक, इसे कोर कहेंगे, सेंटर में क्या कहेंगे, ये जो है
गैल्वेनाइज्ड स्टील, GS क्या है? हाँ, यानी जस्तीकृत, क्या कहेंगे इसे? हाँ, जस्तीकृत इस्पात या स्टील, ये डाल देते हैं। इसके डालने से क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। कौन सी स्ट्रेंथ? हाँ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो ये अंदर डाल देते हैं और इसके ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम के तार को, एल्युमिनियम के तार को इसके ऊपर से ऐसे ऐसे लपेटेंगे, ऐसे ऐसे लपेटेंगे, ऐसे ऐसे लपेटेंगे, भरेंगे ऐसे ऐसे, जैसे रस्सी भरी जाती है। बोलिए भैया। हाँ, ऐसे ऐसे एल्युमिनियम के तार जो है ऐसे ऐसे इसके ऊपर से रस्सा जैसा बनाएंगे। तो इसी को कहेंगे स्ट्रैंडेड वायर। क्या कहेंगे? स्ट्रैंडेड वायर। तो ये स्ट्रैंडेड वायर हो गया, माने एल्युमिनियम हम लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं। एल्युमिनियम ज़्यादा प्रयोग क्यों करते हैं? तो एल्युमिनियम जो है वेट में हल्का होता है। वेट में क्या होता है? हल्का होता है। ये हल्का होगा बेटा और इसकी कास्ट भी कम होती है। अगला, एल्युमिनियम की कीमत क्या होती है? कम होती है। कॉपर की ज़्यादा होती है, कीमत कम होती है। कॉपर लगाएंगे तो महंगा भी पड़ेगा और तार थोड़ा पतला रहेगा। एल्युमिनियम लगाएंगे, एल्युमिनियम की स्ट्रेंथ थोड़ा कम होती है। क्या होती है? हाँ, शक्ति थोड़ा सा, स्ट्रेंथ कम होती है, स्ट्रेंथ थोड़ा कम होती है। कम होती है तो हम लोग क्या करेंगे, मोटा तार लगाएंगे। कॉपर की अपेक्षा थोड़ा मोटा तार लगाएंगे। तो इसलिए जो है कॉपर की अपेक्षा मोटा तार लगाएंगे एल्युमिनियम का। कॉपर की अपेक्षा मोटा तार लगाएंगे। कॉपर की अपेक्षा मोटा तार या वायर लगाएंगे। और जब मोटा तार लगाएंगे तो कोरोना लॉसेस कम होगा। मोटे तार में कोरोना लॉसेस कम होगा। तो मोटे तार में कोरोना लॉस कम होगा। तो ये सब फायदा है। एल्युमिनियम के तार को हम लोग लगाते हैं, उसे हम लोग कहेंगे ACSR। ठीक है ना? चलिए, थोड़ा सा पंखा बंद हुआ। तो इसी का हम लोग ज़्यादातर कंडक्टर या चालक तार के रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि बिना कंडक्टर के हमारी जो है वैद्युत ऊर्जा या वैद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचेगी। तो हम लोग अभी यहाँ पर जो है अंडरग्राउंड केबल की बात न करके हम लोग ओवरहेड लाइन की बात कर रहे हैं। तो ये सब व्यवस्था इसमें हम लोग करेंगे। अब ये जो तार लग गया, इंसुलेटर लग गया, फिर जो है आपको अगला फाउंडेशन भी बनाना होगा, उनको जाम भी करना होगा। क्या है? हाँ, फाउंडेशन आपको डालना होगा, ज़मीन में गाड़ना होगा। ज़मीन में हम लोग 2 मीटर से 2.5 मीटर तक गाड़ देंगे। कितना अंदर गहराई रखेंगे? 2 मीटर से 2.5 मीटर तक ज़मीन के नीचे। इसकी फाउंडेशन में ज़मीन के नीचे इतनी गहराई होगी। ठीक है? इसके बाद बेटा मफिंग कर देंगे। छठा क्या है? हाँ, मफ या मफिंग। मफ या मफिंग। मफिंग क्या करते हैं? सीमेंट और कंक्रीट का घोल का लेप चढ़ाते हैं। जैसे ये आपका मान लीजिए कि बेलनाकार पोल है, ये बेलनाकार पोल है, ये ज़मीन है। तो क्या करेंगे, ज़मीन से नीचे भी ये पोल आप ऐसे गाड़े रहेंगे, ये पोल ज़मीन के नीचे।
तो यहीं से 20 सेंटीमीटर ऊपर तक बेटा ऐसे जो है टेपर में जो है सीमेंट का घोल इधर भी लगा देंगे और ऐसे ही नीचे भी लगा देंगे, ऐसे ही नीचे भी लगा देंगे। तो ये जो है सीमेंट का घोल लगा दिया, ये सीमेंट का घोल लग गया, ऐसे ही नीचे भी लगा देंगे ज़मीन के अंदर भी। तो ये ज़मीन के ऊपर 20 सेंटीमीटर होता है और ज़मीन के नीचे भी जो है 20 सेंटीमीटर का ये जो है ये हो गया 20 सेंटीमीटर ऊपर 20 सेंटीमीटर नीचे। तो इसी को हम लोग जो है मफ कहते हैं। इसी क्या कहते हैं? ये मफ जो है क्या है? सीमेंट और कंक्रीट का लेप है। तो पोल को चारों तरफ से बेटा ऐसे कर देते हैं और उसको जो है थोड़ा सा शंक्वाकार ऐसे रूप दे देते हैं। देखिए ना, ऐसे मान लीजिए पोल है तो ये वाला पोर्शन थोड़ा ऐसे कर देते हैं, नीचे वाला वैसे भी चौड़ा रहेगा। तो ऊपर की ओर थोड़ा शंक्वाकार कर देते हैं और तब क्या होता है कि जब ये शंक्वाकार रहेगा तो बरसात होगी तो पानी सर्द जो है बह जाएगा और इधर जाम नहीं होगा, पानी रुकेगा नहीं, तो इसमें जो है जंग वगैरह नहीं लगेगा। तो इसलिए और बढ़िया जो है ज़मीन में जो है जाम भी हो जाएगा, बेस में जाम भी हो जाएगा। बकिया नीचे जो है प्लेट भी लगाते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है ज़मीन के नीचे जब 2 मीटर 2.5 मीटर नीचे जब जाएंगे बेटा तो वहाँ पर ऐसे कच्ची मिट्टी में जो है नहीं खड़ा करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, प्लेट लगा देते हैं। वो किसकी होती है? वो भी सीमेंट और कंक्रीट की होती है। ये इसे बेस प्लेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ, बेस प्लेट बोलेंगे, ठीक है ना, या आधार पट्ट बोलेंगे, आधार पट्ट। तो ये जो है 40 है गुणे 40 cm और ऊंचाई इसकी मोटाई जो है 7 cm रखते हैं। कितना रखते हैं? हाँ, तो ये सीमेंट कंक्रीट की बेटा आरसीसी एक तरह से बना लिया और उसका एक जो है आयताकार या वर्गाकार ऐसे चौकी बना लिया और फिर जो है उसे जो है ज़मीन पर रखकर तब उसके ऊपर ये पोल आप खड़ा करेंगे और फिर उसे जाम करेंगे, मफिंग करेंगे। फिर इस पर जो है आगे जो है क्रॉस आर्म लगाएंगे, फिर इंसुलेटर लगाएंगे, फिर कंडक्टर दौड़ाएंगे, ठीक है ना। ये सब प्रोसेस हम लोग अधिकांशतः अपनाते हैं। तो मफिंग पूछेगा या मफ पूछेगा या बेस प्लेट पूछेगा तो इसकी लिख लिया। बेस प्लेट क्या है भाई? ज़मीन के अंदर लगेगी बेटा। बेस प्लेट कहाँ लगेगी? ज़मीन के अंदर लगेगी और इसकी साइज है 40 गुणे 40 गुणे 7 cm, ठीक है ना। तो इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया कॉन्स्ट्रक्शनल फीचर्स। हमारे लाइन बनाने में बेटा इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तब हमारे लाइन का निर्माण होगा। पक्का? चलिए, तो इसको मिटा देते हैं। अब आगे आप देखिए कि लाइन में क्या क्या लगना है, कहाँ लगना है। तो 66 kV से ऊपर बेटा हम लोगों का जो टावर की बात कर रहे थे, पोल तो हो ही गया। मान लीजिए कि पोल हम लोग जो है लकड़ी का भी लगाते हैं, तो लकड़ी वाला आउट ऑफ डेट हो गया। लकड़ी की लाइफ जो है आपने लिखा कि 15 साल होती है, तो 15 साल में वो सड़ जाती है, गल जाती है, क्योंकि बेटा आउटडोर इनका प्रयोग होता है। ये खेत में खुली एरिया में जाड़ा बरसात गर्मी में हमेशा मौसम की मार खाते हैं। तो लकड़ियाँ हमारी जो है उतना अच्छी भी नहीं होती हैं देखने में, और वो जो है 15 साल में ही ख़राब हो जाती हैं, तो फिर पूरी लाइन बदलनी पड़ती है। तो उसकी जगह पर अब जो है लकड़ी के जगह पर हमारा ट्यूबुलर पोल ले लिया। ट्यूबुलर पोल तो आप लोग जान ही रहे हैं। हाँ, बेलनाकार जो खोखली पाइप होती है, वो भी माइल्ड स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है वो पाइप? माइल्ड स्टील की बनी होती है बेटा, ऊपर से पेंट किया होता है। और जिसमें पेंट नहीं किया होगा उसके ऊपर क्या होगा? जिंक की परत चढ़ी होगी। वो गैल्वेनाइज्ड होगा, तो उस पर जो है ऊपर से वो सफ़ेद होगा देखने में, और उस पर फिर आपको जो है पेंट पोतने की ज़रूरत नहीं। और नहीं तो प्योर माइल्ड स्टील की खोखली पाइप, नीचे थोड़ा घेरा ज़्यादा करेंगे,
3 स्टेप में बनाएंगे, फिर उसके अंदर जो है दूसरी पाइप डालेंगे, उसका घेरा कम होगा, परिधि कम होगी, फिर उसके ऊपर लास्ट में तीसरा जो है लगा देंगे। तो इस तरह से प्रॉपर हाइट मेंटेन कर लेते हैं। और उस पर अगर माइल्ड स्टील की प्योर बनी है बेटा तो पेंट लगाना ज़रूरी है। पेंट लगा देंगे तो बरसात का पानी है, ठंडी हवा की ऑक्सीजन है, वो रासायनिक क्रिया करके ऑक्सीडेशन की क्रिया नहीं कर पाएगी, तो लोहे में जंग नहीं लगेगा, तो उसकी लाइफ मेंटेन रहेगी। पक्का? तो चलिए वो सब बातें हो गई हैं। अब हम लोग अगर टावर की बात करते हैं, टावर आप लोग जान ही रहे हैं, टावर में 4 पावे होते हैं ना भैया। तो हम लोग टावर 2 प्रकार का यूज करते हैं। टावर कितने प्रकार का? 2 प्रकार का यूज करते हैं। पहला आपने लिखा नैरो, नैरो बेस, हाँ बेटा नैरो बेस टावर, और दूसर का ब्रॉड। तो ये बेटा इसमें कितने लेग होते हैं? हाँ 4 लेग होते हैं बेटा, 4 लेग्स होते हैं। और चारों लेग बेटा जब पास पास हों काफ़ी, ठीक है ना, तो उसे हम लोग नैरो कहेंगे। और जिसमें बेटा दूर दूर हों, काफ़ी फैले हों, तो उसे हम लोग जो है ब्रॉड बेस वाला कहेंगे। तो इसका तो प्रयोग पहाड़ी क्षेत्रों में करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में करते हैं। और इसका जो है मैदानी, तो हम लोगों के तरफ आप देखेंगे जब टांडा से अकबरपुर से चलेंगे तो खेतों में यही ब्रॉड बेस वाले टावर लगे हुए हैं। और इनका प्रयोग हम लोग जो है 66 kV से ऊपर करेंगे, 66 kV से हाँ ऊपर करेंगे, kV से ऊपर की सप्लाई में करेंगे। यानी 66,000 वोल्ट से ऊपर की 132, 220, 400, 800 kV पर करेंगे। ठीक है ना? तब हम लोग एक अगर टावर बनावें, ठीक है ना, तो चलिए टावर बनाते हैं। ऐसे हमारे जो है सामने से 2 टांग दिखाई दे रही है, दो वाली जो है हाँ अंदर रहेगी, यानी कुल 4 टांग रहेगी। और नीचे वाला पोर्शन बेटा चौड़ा रहेगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका, यहीं से आधार हो गया। ये क्या हो गया आपका? हाँ बेस हो गया, आधार हो गया। ये ज़मीन हो गई। अब ज़मीन के नीचे भी ये रहेगा, ठीक है ना, अंदर बेस प्लेट लगेगी, सब कुछ लगेगा। और इसे फिर जाम किया जाएगा चारों पाँवों को कायदे से। फिर ये देखते होंगे कि ये अमूमन बेटा एंगल आयरन का बनता है। एंगल आयरन ऐसे होता है और बीच में जो है हम लोग स्ट्रिप या GI की जो है पत्तियां होती हैं उन्हें वेल्ड कर देते हैं, ठीक है ना। तो इनको हम लोग फिर इस टाइप से बनाते हैं। ये हमारे टावर देखे होंगे ऐसे बने रहते हैं, ठीक है। अब ये 2 प्रकार के हैं जो ब्रॉड बेस वाले जो टावर हैं, ठीक है ना। ये बेटा इनका आपने लिखा है कि हाइट जो है इनकी ज़मीन से ऊंचाई, इनकी ज़मीन से
ऊंचाई, ज़मीन से ऊंचाई जो है वो 20 से बेटा 20 मीटर से 40 मीटर रखते हैं, मालूम है। और इनमें जो हम लोग बेस प्लेट या इस टाइप का प्रयोग करेंगे, हाँ, वो जो है बेस प्लेट जो यूज करेंगे वो 5 मीटर बाई 5 मीटर का प्रयोग करें। और इसका जो स्पान होगा यानी एक टावर से, हाँ, एक टावर से दूसरे टावर, एक टावर से दूसरे टावर के बीच की दूरी, टावर के बीच की दूरी, दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पान कहते हैं। स्पान कहते हैं या विस्तार कहते हैं या फैलाव कहते हैं। विस्तार कहते हैं या फैलाव कहते हैं बेटा। तो ये जो है विस्तार या फैलाव जो है वो 300 मीटर से 1000 मीटर, 300 मीटर से, हाँ बेटा, से 1000 मीटर तक होता है भाई। ठीक है। और वोल्टेज आपने लिखा ही है। इनका जो है सेफ्टी फैक्टर या सुरक्षा गुणक कम है। सुरक्षा गुणक इतना कम कहाँ है यार? तो ऐसे सेफ्टी फैक्टर, तो ये इनकी विशेषता है। और इनका 66 kV के ऊपर ही टावर का प्रयोग करेंगे और वो भी हम लोग जो है ब्रॉड बेस वाले का करेंगे। अब ये ब्रॉड बेस वाले जो हैं बेटा, ये भी दो प्रकार के हैं, एक सिंगल सप्लाई वाले, एक सिंगल सप्लाई वाले, और दूसरा है डबल सप्लाई वाले। कौन सप्लाई वाले? हाँ, डबल सप्लाई वाले बेटा। ब्रॉड बेस टावर को भी अगर सप्लाई के हिसाब से बांटें तो सिंगल सप्लाई और डबल सप्लाई, जिससे बेटा सिंगल सप्लाई यानी उस टावर से केवल एक ही सप्लाई जा रही है, यानी 3 फेज की सप्लाई जा रही है। और जिसमें डबल सप्लाई जाएगी बेटा, उसमें 3 फेज वाली 2 सप्लाइयाँ जाएंगी। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम लोग जो है डबल सप्लाई वाला टावर बना देते हैं। कौन सा? हाँ, इसको बना देते हैं डबल सप्लाई वाला। हम लोग ब्रॉड बेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बेटा हम लोग जो है सस्पेंशन वाला, कौन वाला? हाँ, सस्पेंशन इंसुलेटर लगा देंगे और ये कंडक्टर लगा देंगे। यहाँ पर भी सस्पेंशन वाला इंसुलेटर नीचे की ओर लटका रहता है। सस्पेंशन वाला क्या होता है? नीचे की ओर लटका रहता है बेटा। ये हो गई आर्म। ये कौन सी आर्म हो गई? हाँ, इसी को हम लोग कहेंगे ये क्रॉस आर्म है। ये क्या है? एक तरह से क्रॉस आर्म है। और ये क्या है बेटा? सस्पेंशन इंसुलेटर। जो आपने पढ़ा कि पोर्सिलीन का बनेगा, इसका बनेगा और डिस्क के रूप में बनेगा। एक डिस्क 11 kV के लिए डिजाइन की जाती है।
एक जो गोल वाली डिस्क होती है ये कितने के लिए डिजाइन की जाती है? 11 kb के लिए डिजाइन की जाती है। ऐसे डिस्कों को आपस में जोड़कर एक माला के रूप में, जिसे स्ट्रिंग बोलेंगे, स्ट्रिंग के रूप में बना लिया जाता है। ठीक है ना? तो एक डिस्क पूछता है कि एक डिस्क जो है, एक डिस्क कितने वोल्ट के लिए बनाई जाती है? तो एक डिस्क 11 kb के लिए डिजाइन की जाती है। पक्का? तो ऐसे बेटा सस्पेंशन इंसुलेटर ऊपर की ओर नहीं लगता बल्कि नीचे की ओर लटका रहता है, ऐसे क्रॉस आर्म में। तो ये हो गई क्रॉस आर्म। ये हो गया आपका बेटा ब्रॉड बेस टावर। ये क्या हो गया? ब्रॉड बेस टावर हो गया। और ये जो है डबल सप्लाई वाला हो गया। कौन वाला? हाँ, ये काहे का टावर बनेगा? काहे का बनेगा? गैल्वेनाइज्ड स्टील का बनाएंगे। ठीक है ना? जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। बहुत पूछता है गैल्वेनाइजिंग क्या है? दे देगा तांबे की परत चढ़ाना, एल्युमिनियम की परत चढ़ाना, एक जगह दे देगा जिंक की परत चढ़ाना। तो इसका बनाएंगे। और इन जो बीच में हम लोग कैंची टाइप का बनाए हैं, इससे टावर पर चढ़ने में भी आसानी होगी और मजबूती। तो इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। इनकी क्या होती है? हाँ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो है देखिए ना, कितना हो तूफान आवे, चक्रवात आवे, जो है हम लोगों का तरह तरह के आजकल तूफान चल रहे हैं, और उनमें देखिए हम लोगों के पेड़ वगैरह काफ़ी जो है गिर जाते हैं, ज़मीन से उखड़ कर गिर जाते हैं, लेकिन हम लोगों के ये टावर जो है अपनी जगह मजबूती से जमे रहते हैं। अब उसके बाद जो है दूसरा ऐसे लगा देते हैं। तो ये हो गया आपका बेटा ऐसे कंडक्टर। ये क्या हो गया आपका? यही हो गया कंडक्टर। क्या हो गया? चालक तार। सस्पेंशन इंसुलेटर में ये आपका ये हो गया इंसुलेटर बेटा, इंसुलेटर हो गया। ठीक है? कौन वाला? सस्पेंशन। सस्पेंशन को हम लोग क्या कहते हैं? निलंबन। आप लोगों को बता रहे थे कि जैसे कोई सस्पेंड हो जाता है तो कहते हैं निलंबित हो गए, तो वही है, वही सस्पेंड जो है सस्पेंशन है, यानी निलंबन टाइप का जो नीचे की ओर लटका हो। इसे कभी कभी हम लोग लटकन इंसुलेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, ये नीचे की ओर लटका रहेगा। और इसमें हमारा एल्युमिनियम का जो बेलनाकार तार है, रस्सा जैसा, वो जो है यहाँ पर नीचे पोर्शन में लगा रहेगा। तो ये एल्युमिनियम वायर है। ये कौन सा वायर है? एल्युमिनियम बेयर वायर, नंगा तार। अब इसको लगाने से फ़ायदा क्या हुआ कि अब इंसुलेटर ये लगा दिए हैं तो इस तार की धारा जो है इस क्रॉस आर्म में नहीं जाएगी, और ना ही क्रॉस आर्म्स की धारा जो है फिर ये आपके टावर में आएगी, ना तो ज़मीन में उतरेगी, या कोई छुएगा भी तो खतरा नहीं होगा। तो इसलिए इंसुलेटर का महत्व अपनी जगह बहुत ज़्यादा है। पक्का? ऐसे ही दूसरा लगा दिया बेटा। ऐसे ही क्या किया? दूसरा भी लगा देंगे। उसमें भी ऐसे लगा देंगे। भैया ये आपके इंसुलेटर लग गए और ये आपका कंडक्टर लग गया। फिर ऐसे ही तीसरा हम लोग कर लेते हैं। मान लीजिए ऐसे तीसरा कर दिया।
ठीक है। अब ये 3 फेज इधर से भी आ गए, ये हो गया आपका जो है आर वाई बी बेटा, इसे 1 1 कर दें और इसे जो है आर वाई बी 2 2 कर दें। तो इस तरह से, ठीक है ना, आपका तीनों फेज जो है इधर भी एक जा रहा है सप्लाई और इधर से भी जा रही है। इस तरह से 2 सप्लाइयाँ एक टावर से जा रही है। और ऊपर जो है बेटा, यहाँ पर हम लोग अर्थ वायर लगा देंगे। यहाँ पर क्या लगा देंगे? हाँ, यहाँ से हम लोग जो है अर्थिंग लगा देंगे यहाँ से, तो ये अर्थ वायर हो जाएगा, या अर्थिंग कर देंगे, ज़मीन से कनेक्ट कर देंगे। और साथ में बेटा सभी टावर पर, यही आपका ये टावर बन गया, ठीक है ना भैया। ये टावर के ऊपर जो है हम लोग तड़ित चालक लगा देंगे। आकाशीय बिजली से बचाने के लिए बेटा लाइटेनिंग कंडक्टर लगाएंगे, या लाइटेनिंग अरेस्टर भी बोलते हैं, तो हम लोग वो लगाएंगे। तो हर पर जो है तड़ित चालक का भी प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आकाशीय बिजली से बचाने के लिए तड़ित चालक या लाइटेनिंग अरेस्टर कहेंगे। तो लाइटेनिंग अरेस्टर का प्रयोग करेंगे आकाशीय बिजली से बचाने के लिए। तो सारी बातें इस तरह से हुई और सारे पार्ट्स भी आपने देख लिया। तो इसी को हम लोग जो है सपोर्ट कहेंगे। ये क्या है? हमारा जो ब्रॉड बेस टावर है, ये क्या है? सपोर्ट है। यही सपोर्ट है। सपोर्ट को हम लोग कहते हैं आलम्ब है। ये क्या है? आलम्ब है। तो ये आलम्ब ही हम लोगों का पोल का भी होता है, और इस्पात का ट्यूबलर भी होता है, सॉलिड भी होता है, और उसके बाद जो है सीमेंट कंक्रीट का आरसीसी पोल भी होता है। और इसके अलावा जो है उच्च ट्रांसमिशन के लिए हम लोग जो है टावर का प्रयोग करते हैं। टावर माने होता है बुर्ज, हैं? टावर माने होता है मीनार। जो बहुमंजिली इमारतें होती हैं 10 तल्ले 20 तल्ले की, उनका नाम हम लोग रखते हैं ना, फलाने टावर, टोरंटो टावर, फलाने टावर। तो ऐसे ही ये भी, इसका भी नाम दिया गया टावर, ठीक है। तो यही हमारा आलम्ब है या सपोर्ट है। और उसमें ये सब जो है क्रॉस आर्म लगे हैं। ये सब क्या है बेटा? हाँ, ये जो है आपका क्रॉस आर्म है, उधर लिखा हुआ है, यहाँ भी लिख दे रहे हैं, ये क्रॉस आर्म है। ये आपके तीनों फेज की सप्लाई है, 3 फेज सप्लाई जा रही है। इधर से भी एक 3 फेज की सप्लाई R2 Y2 B2 जा रहा है। और ये सब जो है क्या है? आपके कंडक्टर हैं, ये भी कंडक्टर लगे हुए हैं। और इसमें किस टाइप का इंसुलेटर लगा है? सस्पेंशन टाइप का। तो ये सब लिखा हुआ है। तो ऐसे हमारी संरचना बन गई, ठीक है। अब एक आपका जो है टावर यहाँ लग गया, और सेम टावर एक जो है अब आपका लगेगा 300 मीटर से 1000 मीटर के बीच में लगेगा, ठीक है ना भैया। तो दूसरा टावर जो है अब हम लोग जो है यहाँ खड़ा कर देंगे, दूसरा टावर ऐसे। भैया ये हो गया आपका दूसरा टावर। ये दूसरा टावर हो गया। अब ये सब जितनी भी सप्लाइयाँ हैं बेटा, वो यहाँ भी ऐसे ही रहेंगे, और सारी सप्लाइयाँ, ये तार जो है यहाँ जाके ऐसे जुड़ जाएंगे। ये तार क्या होंगे? यहाँ जाके ऐसे, इसमें भी वैसे ही जो है आपका क्रॉस आर्म बना रहेगा ऐसे, और ऐसे क्रॉस आर्म बना रहेगा। इसमें जो इंसुलेटर आपका लगा रहेगा उसमें ये जुड़ जाएंगे। बोलिए भाई, इसमें जो इंसुलेटर लगा रहेगा वहाँ से ये जो है जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे इधर भी आपका लगा रहेगा,
और यहाँ जो इंसुलेटर लगा रहेगा वहाँ पर ये जाके जुड़ जाएंगे। तो ये इस तरह से हम लोगों का यही जो है, ये जो जा रहा है बेटा, यही तीनों फेज का ये हमारा जो है कंडक्टर जा रहा है, यही है एल्युमिनियम वाला। कौन सा? एल्युमिनियम बेयर, बेयर माने नंगा, एल्युमिनियम बेयर कंडक्टर। और ये कैसा है? स्ट्रैंडेड है। कैसा है? हाँ, स्ट्रैंडेड वायर। और बीच में स्टील का हम लोग डाल देते हैं, उससे मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और स्ट्रैंडेड बनाने से फ़ायदा क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। अगर हम लोग बेटा सॉलिड इसका ऐसा मोटा सा एक जो है ले लें चालक, तो क्या होगा? अब इसको मोड़ेंगे तो मुड़ेगा नहीं, ठीक है ना? तो अब इसको ले जाना, ले आना, रोल करना और खींचना, सीधा रखना, वो सब थोड़ा कठिन होता है। तो इसलिए हम लोग जब स्ट्रैंडेड कर देते हैं, तो यानी पतले पतले तारों को जैसे रस्सा भरा जाता है वैसे भर देते हैं, ऐठन वाला बना देते हैं, तब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, आराम से मोड़ भी लेते हैं और जितना हमको तानना रहता है उतना तान भी देते हैं, टाइट कर देते हैं, ठीक है ना भाई? तो ये आपके जो है एल्युमिनियम बेयर वायर हो गया, ऐसे जुड़ गया। अब यही जो है एक खम्भे से दूसरे खम्भे के बीच की ये जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है, ये दूरी जो है यही स्पान कहलाएगी। यही क्या है? स्पान। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पान लिखा हुआ है। एक टावर से दूसरे टावर के बीच की दूरी को स्पान या विस्तार या फैलाव कहते हैं, और इसे 300 मीटर से 1000 मीटर के बीच में रखेंगे। क्लियर है? तो इस टाइप से बेसिक बातें कुछ आपके नॉलेज में आई। तो अब हम लोग जो है सब चीज़ें पढ़ चुके हैं कि भाई हमारे जो है सपोर्ट कितने प्रकार के होंगे, क्रॉस आर्म का क्या काम है, हमारा जो है कंडक्टर जो है कितने प्रकार के हैं, और फिर हम लोग जो है अब ये इंसुलेटर पढ़ रहे हैं। तो इंसुलेटर में हम लोग पिन टाइप का इंसुलेटर या स्पिंडल इंसुलेटर पढ़े हैं। अब आगे हम लोग सस्पेंशन और अन्य का स्टडी करेंगे। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।